हेलो मंगा लवर्स। जैसे कि आप लोगों को वनडे में सिस्टर डेड के नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार था, तो अब इंतजार खत्म हुआ। मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड लेके आ चुकी हूँ। इस एपिसोड में देखेंगे लुआन और क्लाउड का रिश्ता किस हद तक सुधरता है और क्या लुआन प्रिंस के शराब को पूरी तरह से खत्म कर पाएगी। वीडियो अंत तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में पेलियस हाउस को देखते हैं, फिर प्रिसिला को देखते हैं जो कि मिसेस काउंटेस होती है। वो किसी चीज को देख के आश्चर्य में पड़ी होती है। हम देखते हैं कुछ लोग सामान उतार रहे होते हैं, तभी कोई बोल रहा होता है, जल्दी करो, इधर लाओ। अरे ध्यान से, लकड़ी पर खरोच मत डालना। प्रिसिला ऐठते हुए बोलती है, अब ये सब क्या हो रहा है? इतना बड़ा फर्नीचर रखने की जगह भी है। काउंट शांत स्वर में बोलता है, ओहो, क्या अभी फ्रेडरिक का कमरा खाली नहीं है? प्रिसिला उस बोर्डरो को देख के बोलती है, ये सोने के परत चढ़ने वाली बोर्डरो क्या है? उसे लग रहा होता है ये सब फ्रेडरिक के क्लास में टॉप करने की वजह से आया है। तभी कांट बताता है कि यह सब लुआन का है। लुआन का नाम सुनते ही प्रिसिला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अभी अभी तुमने क्या कहा? साथ में ढेर सारा चमकते हुए गहने भी होते हैं, यहाँ तक कि सोने के हैंडल वाले बोर्डरो। प्रिसिला कांट के करीब आके बोलती है, सोचो तो ये सब सही है, उस कौवा औरत का है जो इस घर में रहती भी नहीं। मुझे लगा मैंने गलत सुना है ना? कांट अपने नजरें चुराता है और बोलता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया देख के लगता है तुमने बिल्कुल सही सुना है। प्रिसिला चिल्लाते हुए बोलती है, अपनी बात खुद सुनो, इसका कोई मतलब नहीं। प्रिसिला के बकबक सुन के काउंट अपनी कान बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब वैसे भी लुआन की कमाई के पैसों से भरा गया है, इतना हंगामा मत करो। प्रिसिला गुस्से से कांपने लगती है और आगे बोलती है, कहीं तुम ये सब उस निकाले गए राजकुमार से निचोड़े गए दहेज को पैसों से तो नहीं खरीदा? मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये पैसे पे नियंत्रण मेरा है। तुम्हें किसने अनुमति दी है सब खर्च करने की? मैं अपने बच्चों के शादी के लिए हर सोने की ईंट बचाती हूँ और एक भी खर्च करते समय मेरे हाथ कांपते हैं। कांट शांत स्वर में बोलता है, बचाती हो? पहले अंगूठियाँ उतारो, फिर बात करो। तभी रेगिना आ जाती है और वो गुस्से में लग रही होती है और बोलती है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? लुआन पेलियस, क्या वो गद्दार हमारे घर आ रही है? फ्रेडरिक का कमरा? जब मैंने कहा था तब आपने मेरा कमरा मेरे भाई के कमरे से भी नहीं बदला, और अब उस औरत के लिए ये सब ला रहे हो जो पहले ही शादी कर चुकी है। क्या वो निकाला गया राजकुमार इस बार हमारे लिए कोई इलाका दे रहा है? प्रिसिला तो बहुत ज्यादा खुश दिख रही होती है और इतराते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा रेगिना, मैं भी यही कहना चाहती थी। अब कांट भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, लुआन बस वही लौट रही है जहाँ उसे होना चाहिए। अपने पिता से बहस मत करो और अपनी शादी की तैयारी करो। इस समय रेगिना तो बहुत ज्यादा अजीब दिख रही होती है, उसका बाल भी पूरा बिखरा बुखरा होता है। काउंटेस आगे बोल रहा होता है, मैंने सुना है तुमने डेब्यूटी बॉल में अपनी खुद की बेइज्जती करवाई। आज ये सुनकर मैं इतने शर्मिंदा हूँ कि मैं अपना सर भी नहीं उठा पाया। और वो तुरंत ही डेकू टुलोनी को एक पत्र लिखने बोलता है और बोलता है कि वही आखिरी व्यक्ति है जो उसे स्वीकार कर सकता है ताकि उसकी शादी ठीक हो जाए। ये सब करने के बाद काउंट वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रिसिला बोलती है, नहीं, किसने कहा कि उसने अपनी बेइज्जती करवाई? किसने ये कहा? वो कौन है? हमारी रेगिना एक दिन राजकुमारी बन सकती है। अगर उसे कोई गलती हो भी गई हो तो उसे ये सब सुनने की जरूरत नहीं। ये सब सुनने के बाद रेगिना तो बिल्कुल सदमे में जा चुकी होती है। फिर हम ब्लेक मैंसन के कब्र पे आते हैं। यहाँ पे हम लुआन को देखते हैं जो कि अपनी बहन के कब्र के पास बैठी होती है। उसके नाक से ब्लड आ रहा होता है। वह मनी मन सोच रही होती है, इसकी आवृत्ति साफ तौर पे बढ़ गई है, इसका समस्या बढ़ता ही जा रहा है। शाम के समय थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन सुबह होती ही जब मैं हर बार महाराज का दर्द अपने अंदर लेती हूँ, क्या यह संभव है कि महाराज के दर्द सच में मेरी बीमारी से जुड़ा हुआ है? हम देखते हैं लुआन के पास रेगिना आ चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। लुआन आश्चर्य से रेगिना की तरफ देखती है। रेगिना लुआन पे चिल्लाने लगती है और बोलती है, तुम कमबख्त चमगादड़, अब जब तुम्हारा पति मरने को है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ की नहीं हो? तुम ऐसे घर वापस आने की इतना तमाशा क्यों कर रही हो जहाँ कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करता? लुआन में गुस्से से जवाब देती है और बोलती है, मैं काफी हद तक सिचुएशन को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? मुझे दूसरे परिवार के कब्रिस्तान तक पीछा करती आई हो। रेगिना लुआन को घर लौटने के बारे में चेतावनी देती है और उस पर ये ब्लेम लगाती है कि उसने राजकुमार पोलोनियो के साथ फ्लर्ट किया और बोलती है, अगर तुमने कोई भी हद पार की हो तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें ये दूंगी। और वो लेटर उसकी बहन के बारे में होता है जो कि लुइस पेलियस कबूतर के जरिए अपने बहन को संदेश भेजा करती थी। यह सुनते ही लुआन तो बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है और बोलती है, तुमने उसे रोक लिया, तुम कितनी बेशर्म हो। रेगिना हंसते हुए बोलती है, रोक लिया? मैंने घर में आए कबूतर को रखने में क्या बुराई है? लुआन रेगिना से वह लेटर मांगती है। रेगिना स्माइल देती है,
बस 4 ही लेटर होते हैं, जो कि लुआन की बहन की आखिरी इंसानी होती है। वह उसे उस शर्त पे मिलता है जब वह पेलियस वापस नहीं जाएगी। अगर लुआन ने इस चीज का पालन नहीं किया तो उसकी बहन का पत्र उसे वापस नहीं मिलेगा। फिर हम लुआन को देखते हैं जो कि कैरेज में बैठी होती है और बहुत सैड दिख रही होती है और उस लेटर को देख रही होती है जो उसकी बहन ने उसके लिए छोड़ा था। वो मन ही मन सोच रही होती है, शायद उन पत्रों का असली मतलब समझ नहीं पाई, क्योंकि मेरी बहन हमेशा छिपे हुए शब्द लिखती थी। क्या पता उनमें मेरे लिए नाराजगी भरे शब्द हो। उसके बाद वह लेटर पे एक लिक्विड से चिट डालती है और वह आश्चर्य से देखती है और मन ही मन सोचती है, क्या मुझे इस बात से खुश होना चाहिए कि लुइस ने मेरे लिए खबर भेजने की कोशिश की। हम देखते हैं उस लेटर का वर्ड्स बदल जाता है, जो कि उसकी बहन ने असल में उसके लिए लिखा था। उसमें लिखा होता है, लुआन, मेरे लिए मेरे पास यह क्षमता है कि मैं अपना दर्द दूसरों को दे सकती हूँ। मैं हमेशा से मानती थी कि यह क्षमता दूसरों को दर्द अपने अंदर लेने की शक्ति पेलियस नाम के योग्य है। इससे यह समझ में आता है कि कैसे हमारे पूर्वज एक आम इंसान के दरबार के कुलीन बने। अगर उन्होंने इसी शक्ति से उस समय के सम्राट को ठीक किया था तो यह कहानी बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन अपने ही दर्द को किसी और को स्थानांतरित करने की शक्ति, यह एक ऐसी शक्ति है जिसे मैं समझ नहीं सकती। आखिर ऐसी चीज अस्तित्व में क्यों है? मुझे उस निकाले गए राजकुमार से एक ऊर्जा महसूस होती है जो बिल्कुल मेरी ही तरह है। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, लेकिन लगता है कहीं उसे यह शक्ति और दर्द दोनों मिले हैं। लेकिन क्योंकि पेलियस नहीं है, वह इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। वह सिर्फ उस पीड़ा को सहने के लिए मजबूर है। और तुम युवान, शायद तुम ही एकमात्र हो जो उसके दर्द को अपने अंदर लेकर उसे ठीक कर सकती हो। उसे ठीक करने वाली एकमात्र व्यक्ति तुम ही हो। अगर मैं मर गई या मेरी पहचान उजागर हो गई और तुम यहाँ आ गई तो तुम्हें उस भयानक दर्द और शक्ति को अपने अंदर लेना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकती। क्या तुम थोड़ा और इंतजार कर सकती हो? वो फर्स्ट प्रिंस बोलेनी को, वह एक अजीब इंसान है, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं ला सकती, मैं उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली हूँ। यह सब पढ़ने के बाद लुआन को तो बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मनी में सोचती है लुइस मेंशन से भागी नहीं थी। फिर यहाँ पे उस मोमेंट को दिखाया जाता है जब लुइस मरी थी और वोलेनिको और मार्क्विस आपस में बातें कर रहे थे। वोलेनिको बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कि लुआन पेलियस वो कर सकती है जो लुइस पेलियस नहीं कर पाई। फिर मार्क्विस काउंट के पास आके बोल रहा होता है, तुमने जो नकली भेजा वो मर गई। तुमने असली को बहुत अच्छे से छिपा के रखा होगा। इस तरह से लुइस कोने में घिर गई थी और वो मुझे ब्लैक मैसन में नहीं ला पाई। अगर उसमें वोलेनिको ने उससे कोई सौदा किया होता तो शायद वो असली पेलियस से कुछ करवाना चाहता हो और लुइस इसमें असफल हो गई। और वोलेनिको को समझ में आ गया कि वह व्यक्ति वह नहीं जिसे वो ढूंढ रहा है, क्योंकि वह एक नकली थी। लेकिन आखिरकार किसी को असली क्या बनाता है? फिर हम लुआन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान दिख रही होती है और सभी चीजें खुद से ही बोल रही होती है और आगे बोलती है, चूंकि लुइस ने कहा कि महाराज पेलियस नहीं है तो शायद इसका मतलब है कि पेलियस की असली शक्ति किसी एक व्यक्ति के दर्द अपने अंदर लेना है। तो शायद उसने सोचा कि वो अपनी असली शक्ति को प्रकट नहीं कर सकती और उसने मान लिया कि दूसरों को दर्द देना ही उसकी शक्ति का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहे तो शायद उसकी असली शक्ति दूसरों को दर्द अपने अंदर लेना है और फिर उसे किसी और को दे देना है। हम डॉक्टर हेले को देखते हैं जो कि घबराया हुआ लग रहा होता है। एक नोट्स पे लिखा होता है, उस राक्षस को मारे एरिया और रात पे नजर रखो। अंतिम आदेश है, चुनाव तुम्हारा है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? डॉक्टर हेले अपना सर पकड़ लेता है और मनी में सोचता है, मुझे इतने हत्या के आदेश मिल चुके हैं, क्या मुझे घिन आने लगी है? लेकिन यह पहली बार है जब इसे आखिरी कहा गया। मेरे पास अब सच में समय नहीं बचा। अगर मैंने राजकुमार को नहीं मारा तो मैं ही मर जाऊंगा। फिर हम बटलर और प्रिंस क्लाउड को देखते हैं। बटलर प्रिंस से बोल रहा होता है, वह सुरक्षित पहुंच गई है, आप चिंता मत कीजिए। मजारिन ने बताया कि उसे सफर में बहुत ज्यादा उल्टी होती है, इसलिए रास्ते में कई बार रुकना पड़ा। मैं भी उस पर नजर रखा हुआ था। फिर वह गेट के पास खड़ा होकर स्माइल करते हुए बोलता है, अगर आपको खाना हो, चाहे देरी क्यों ना हो, मुझे बुला लेना। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उदास लग रहा होता है। वह कैरेज की तरफ देखता है और मनी मन सोचता है, वह बाहर क्यों नहीं आ रही। फिर सूरज ढलने लगती है। प्रिंस मनी मन सोच रहा होता है, एक ऐसा दर्द जो पहले के मुकाबले दोगुनी बढ़ गई है। मेरा शरीर बह रहा है, लेकिन फिर भी यह पीड़ा अपना प्रभुत्व बनाए रखी है। यह मुझे अंधेरे में डुबाकर हमेशा के लिए आराम पाने के लिए उत्साहित कर रही है। हर पल जब अपनी यादों को थामे रखने की कोशिश करता हूँ, वो एक गहरी काली रात में बदल जाती है, जहाँ सच और झूठ की सीमाएं धुंधली हो जाती है। एक ऐसा रंग जो अंत में बहुत कुछ शांत देखता है, जहाँ यह मायने नहीं रखता कि क्या सच है और क्या झूठ। और वो इस समय लुआन को इमेजिन कर रहा होता है, क्योंकि उसे किस करने जा रही होती है। और मनी में सोच रहा होता है, वह रंग वाली औरत
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह दर्द मुझसे बात करता है। ऐसा लगता है कि क्लाउड का दर्द उससे बोल रहा होता है और बोलता है, तुम उसे छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन बताओ क्लाउड, दर्द का, आराम का या उस औरत का? फिर हम लुआन को देखते हैं जो कि कमरे के बाहर खड़ी होती है और बोलती है, इस समय यह सब क्यों हो रहा है? हम डॉक्टर हेले को भी देखते हैं जो कि घबराया हुआ लग रहा होता है और उस लेटर को दिखाते हुए बोलता है, यह फर्स्ट प्रिंस के तौर से आया है। लुआन उस लेटर को उसके हाथ से छीन लेती है और बहुत परेशान लग रही होती है और डॉक्टर हेलो को बोलती है कि वह इस जगह से चला जाए। हेलो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लुआन आगे बोलती है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तो बस आप चले जाएं। इतने कम नौकरों के साथ इस बार महल से निकलने में आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए, खासकर जब आप इतने सक्षम है कि यहाँ तक पहुँचने का आदेश स्वीकार कर लिया। मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं यह कह सकूं कि मैं आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगा, लेकिन एक चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे हमें एक झलक दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर हेले बहुत परेशान दिख रहा होता है और वहीं पे लुआन फर्श पे पड़ी होती है। फिर डॉक्टर हेले बोलता है, क्या आप अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का अंदाजा है मैडम? उस दिन जब मैं आपको उठाया था आप इतनी हल्की थी कि मैं चौंक गया था। शायद आपकी दयालुता को एक बार फिर से देखना मेरी लालच है, लेकिन कम से कम मैं ये नहीं चाहता कि हमारी आखिरी विदाई उस हालात में हो जब आप मरती हुई लग रही हो। इन सभी के बावजूद भी लुआन हेलो को वहाँ से जाने बोलती है और बोलती है, मेरे पति से दूर रहो। फिर वो मनी मन ब्लैक मैंशन के बारे में सोचती है जहाँ उसे सबसे सुरक्षित महसूस होता था, लेकिन अब उसे बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं होता। और सोचो, क्लाउड इतने लंबे समय से यहाँ रह रहा है, हर दिन ऐसे जीते हुए जैसे बर्फ की पतली परत उस पर चढ़ रहा हो, एक अंतहीन डर में दबा हुआ। इसलिए लुआन उसे थामना चाहती है। इसमें वो बाथटब पे बैठी होती है, अब बहुत सैड लग रही होती है और इन सभी चीजों के बारे में सोच रही होती है और बोलती है, इस इंसान को जिसने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है और जब तक मैं यहाँ हूँ उसकी हर रात की रखवाली करना चाहती हूँ ताकि उसे और दर्द महसूस ना करना पड़े। फिर वो ड्रेस पहन के तैयार होती है और डरी हुई लग रही होती है और मनी मन सोचती है, रात पहले ही ढल चुकी है, इन दिनों मैं खुद ही खून के दाग साफ कर रही हूँ, मुझे महाराज से मिलने जाना चाहिए। तभी वो आश्चर्य से देखती है, कोई दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटा रहा होता है। लुआन को लग रहा होता है शायद ये हेड बटलर है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसने उसे धोखा दिया और सोचती है, नहीं, ये सच है कि उसने गलती हुई, लेकिन उसकी आंखों में जो चिंता थी वो सच्ची लग रही थी। फिर वो गेट के पास जाती है और एक नाइफ उठाती है और बोलती है, कौन है? जैसे ही दरवाजा खोलती है प्रिंस गेट पे ही खड़ा होता है। लुआन का फेस लाल होने लगता है। प्रिंस लुआन के क्लोज आता है, उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। इस समय प्रिंस का हालत बहुत खराब लग रहा होता है। प्रिंस गुस्से से बोलता है, तुम लेट क्यों हो? लुआन देरी के लिए माफी मांगती है और बोलती है, मुझे जल्दी ही आना चाहिए था। प्रिंस बार बार बोलता है कि वह देर से क्यों आई। फिर वो लुआन को बेड पे ले जाता है और बोलता है, मुझे सोने मत देना। लुआन मनी मन सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इंसान खुद कदम उठाएगा, अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आएगा। फिर वो अपने हाथ प्रिंस की तरफ बढ़ाती है और मनी मन सोच रही होती है, और वह भी ठीक उसी वक्त जब मैं जाने वाली थी। मैं उलझी हुई हूँ, नाराजगी, तड़प और उलझन सब एक साथ, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पा रही। मैं उसे प्यार करती हूँ। फिर वह शर्माते हुए क्लाउड से लव यू बोलती है। लुआन की यह बात सुन के प्रिंस थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है। लुआन बोल रही होती है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, और वह प्रिंस को किस करने लगती है और खुद से ही बोलती है, मैंने कर दिया। मैं पूरी तरह इस इंसान के प्यार में पड़ चुकी हूँ, चाहे उसके दर्द मेरे अंदर उतर जाए, मेरी नसों से होते हुए सीधे दिल तक जाए, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। प्रिंस लुआन के क्लोज होने लगता है और बोलता है, एक बार फिर कहो। लुआन बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्लाउड। और मनीमर बोलती है, मैं दर्द अपने ऊपर ले लूंगी उन लोगों के लिए जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। हम देखते हैं वे दोनों साथ में रात बिताते हैं। लुआन उदास लग रही होती है और मनीमर सोचती है, क्या तुमने भी ऐसा ही महसूस किया था उस बहन के लिए जिसे तुमने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ मेरी जिंदगी बचाने के लिए, भले उसे कहीं अकेले मरना पड़ा। अब मुझे समझ आया, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर लुआन अपने हैप्पी मोमेंट को याद कर रही होती है जिसमें प्रिंस उसे किस कर रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे निराश मत करना लुआन। और प्रेजेंट में लुआन बहुत ज्यादा रो रही होती है और सोच रही होती है, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से समझती हूँ। तभी प्रिंस लुआन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, क्या तुम उठ रही हो? लुआन बोलती है, नहीं, कृपया थोड़ी देर और रुको। और फिर प्रिंस को टच करती है और मनी में सोचती है,
ताकि जब मैं यहाँ ना रहूं तभी आपको कोई दर्द महसूस ना हो। फिर वो प्रिंस के हार्ट को टच करती है जो कि बिल्कुल ब्लैक हो चुका होता है और बोल रही होती है, मैं इस सारी यातनाएं के मूल को अपने अंदर संभालूंगी, भले ही अदा तो मुझे पूरी जिंदगी सताए। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया है इस दर्द को अपने ऊपर लेने का। प्रिंस सो चुका होता है। लुआन मनी में बोलती है, मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहती थी। फिर हम प्रिंस बोलेनिको को देखते हैं जो कि एक लेटर पढ़ रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है, मार्क्विस बोलेनिको के लिए एक तुरंत गाड़ी तैयार करो, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत। मार्क्विस थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है। बोलेनिको आगे बोलता है, और महल के सभी नौकरों को इकट्ठा करो और उन्हें सबसे भव्य कपड़ों में तैयार करो। मार्क्विस बोलता है, आप अचानक से कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बोलेनिको मुस्कुराते हुए बोलता है, निकाल दिए गए क्राउन प्रिंस को वापस लाने। फिर हम प्रिंस क्लाउड को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। फिर वो अपना सर पकड़ लेता है और लुआन को याद कर रहा होता है। फिर उसका फेस लाल होने लगता है। मनीवन बोलता है, वो कैसे इतनी बेपरवाह दिख सकती है सब कुछ होने के बाद भी, खास तौर पे इतनी रातें गुजारने के बाद। हम देखते हैं वहाँ पे एडी आ जाता है और वो प्रिंस से बोलता है, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। एडी गुस्से में लग रहा होता है और आगे बोलता है, आखिर तुम मुझे पूरे 2 दिन के लिए बाहर बंद करके क्या साजिश रच रहे हो? क्लाउड गुस्से में बोलता है, आखिर चल क्या रहा है? एडी एक लेटर को दिखाते हुए बोलता है, हेले पूरी तरह से गायब हो गया है। नहीं, असल में वो भाग गया। उसने अपने सारे काम बड़ी बारीकी से अपने सहायक को सौंप दिया, माफी का पत्र छोड़ा और बस गायब हो गया। फिर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, इस महल का मालिक अभी तक ठीक भी नहीं हुआ और उसका निजी डॉक्टर भी गायब हो गया। ये जगह फिर से पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने वाली है। मैं सबको बता दूंगा कि वह विदेश चला गया। प्रिंस गुस्से से बोलता है कि वैसे भी इस महल से भाग जाना एक परंपरा बन चुकी है। एडी बोलता है कि अगली बार शायद उसकी पत्नी ही भाग जाएगी। यह सुनकर प्रिंस गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुमने क्या कहा? एडी बोलता है, उस दिन जब तुम्हें इंपीरियल पैलेस में जहर दिया गया था, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की भी कि बोलेनिको ने तुम्हारी पत्नी से क्या कहा था? प्रिंस बोलता है, मैं खुद उस समय बुरी हालात में था। तुम सच में सोचते हो कि मुझे कुछ बताने की स्थिति में थी? एडी बोलता है, तुम इसके बारे में जो कुछ हुआ उसका क्या? तुम्हारी पत्नी अभी भी उस प्रांतीय कब्रिस्तान में ज्यादा जाती है। क्या उसे अपने जीवित पति का ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए बजाय अपनी मृत बहन के? प्रिंस एडी पे चिल्लाता है और बोलता है, क्या तुम मेरे चेहरे का भाव नहीं देख सकते अभी? एडी शांत स्वर में बोलता है, ओह मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी सुंदर सा चेहरा साफ दिख रहा है। प्रिंस बोलता है, वह भागा हुआ डॉक्टर सब कुछ कबूल कर चुका है कि वो मेरी हालत इतनी बेहतर उसकी वजह से हुई है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? एडी बोलता है, रेजिना पेलियस मौजूदा काउंट की बेटी है। मेरे परिवार के कब्रिस्तान में विजिटर लॉन में दर्ज है, तो बिना किसी सीधे संबंध के सिर्फ तुम्हारे पत्नी से मिलने वहाँ आई थी। यह सब सुन के प्रिंस परेशान हो चुका होता है और वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, भले ही उसका परिवार से रिश्ता थोड़ा खराब हो, फिर वो उसका असली परिवार है। इस बात से एडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो क्लाउड पे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सच में वही इंसान हो जिसे मैं जानता हूँ? ये सब कितना संदिग्ध लग रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारा डॉक्टर भाग गया, 1 हफ्ते पहले तुम्हें जहर देके मारने की कोशिश, साथ ही तुम्हारी पत्नी अपनी कजिन से मिली जिसके बारे में अफवाह है कि उसका संबंध बोलेनिको से है और उसका पिता काउंट पेलियस उसका अधीनस्थ है। तो मैं कैसे चिंता ना करूं? प्रिंस शांत स्वर में बोलता है, मैं इन सब चीजों को बिल्कुल अलग नजर से देखता हूँ। और फिर उस औरत पर दबाव डालने का क्या फायदा? मैं कोई जेलर नहीं हूँ जो कैदी से पूछताछ कर रहा हो। मेरे हिसाब से सब कुछ बिल्कुल साफ है, चिंता की कोई बात नहीं है। एडी बोलता है, तुमसे बहस करना बिल्कुल बेकार है, लगता है तुम पूरी तरह से उसके बस में हो चुके हो। प्रिंस बोलता है, मैं बिल्कुल वही इंसान हूँ जो हमेशा था। एडी वहाँ से जाने लगता है, तभी वो प्रिंस के अंकल से टकराता है। अंकल भी प्रिंस से मिलने आ रहे होते हैं। फिर वो आश्चर्य से एडी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ओहो इस आदमी को क्या हो गया? फिर वो प्रिंस से पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ? प्रिंस मासूम सा शक्ल बना के बोलता है, आप ये क्या कह रहे हैं? प्रिंस के अंकल एक रिंग का बॉक्स रखते हैं और बोलते हैं, मुझे आज सुबह तुम्हारा पत्र मिला और मैं सच में चौंक गया। ये मरी हुई महारानी एलेनोर की अंगूठी है। उन्होंने मुझे इसे सौंपा था क्योंकि प्रांतीय स्टेट ब्लैक पैलेस से ज्यादा सुरक्षित था। मुझे उम्मीद है तुम ज्यादा निराश नहीं होंगे। प्रिंस उसे खोल कर देखता है, उसमें खूबसूरत सा अंगूठी होता है। वह बोलता है, मैं एक औपचारिक शादी समारोह का आयोजन करने का सोच रहा हूँ, एक शांत समारोह जिनमें इंपीरियल पैलेस को कोई पता न चले। ये सुन के अंकल तो बिल्कुल शौक हो जाते हैं। फिर वो खुश लग रहे होते हैं और बोलते हैं, मैं और मेरी पत्नी खुद ये सारी तैयारी करेंगे। जैसा कि तुमने कहा, खबर बाहर नहीं जाएगी,
हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। प्रिंस बोलता है, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। अंकल का फेस लाल होने लगता है और वो मनी मन सोचते हैं, वेडिंग सेरेमनी? प्रिंस बोलता है, और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था काउंट रॉक्सिनहार्ट की उपाधि के बारे में, मैं शादी के दिन या पल छोड़ कर उसे देने का सोच रहा हूँ। अब 10 क्राउन प्रिंस के पत्नी के बजाय काउंटेस रॉक्सिनहार्ट का खिताब उसे ज्यादा सूट करेगा। फिर यहाँ पे मैं कुछ लेटर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, मैं सोच रहा था कि तुम कोई दिलचस्प साजिश रच रही हो, लेकिन ये तो बस एक साधारण जहर देने की कोशिश निकली। कितना बोरिंग है। मुझे उम्मीद थी कि तुम उसे मारने के पहले कुछ ज्यादा मनोरंजन करोगे योर हाइनेस। और हेलेन ने भी बताया, मेरी बहन की हत्या के लिए जिम्मेदार क्लाउड डिफ्रिस है और मैं उसे इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। और यही वजह है कि मैं उसे एक दयनीय हास्यास्पद मजाक बनाना चाहती हूँ, उसे सार्वजनिक मंच पे घसीटना चाहती हूँ और सबसे क्रूर और अपमानजनक तरीके से मारना चाहती हूँ। क्या ये मजेदार नहीं होगा हाइनेस? अगर ये अफवाह फैली कि अब 10 प्रिंस क्लाउड डिफ्रिस की 9वीं पत्नी ब्लैक पैलेस छोड़कर भाग गई क्योंकि फर्स्ट प्रिंस के प्यार में पड़ गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पहली मंगेतर डचेस सेडिएस्टा का दिल छीन लिया गया था। अगर ये कहा जाए कि उसकी मौजूदा पत्नी का दिल भी बोलेनिको ने जीत लिया और उसे छोड़ दिया, फिर हम उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे, उसे पूरी तरह से मजाक बना देंगे और उसे अंधेरे में सड़ने के लिए छोड़ देंगे जहाँ कोई उसका परवाह नहीं करेगा। क्या ये मजेदार नहीं लगेगा? वह लेटर मार्क्विस के हाथ में होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है ये सभी बातें लुआन ने अपने लेटर में लिखा होता है जो कि प्रिंस बोलेनिको को भेजा होता है। तो गाइस, आप यहाँ पे लुआन को गलत मत समझना, वो तो बस चाल चल रही है ताकि वो बोलेनिको से अपनी बहन के मौत का बदला ले सके। वो तो बस प्रिंस बोलेनिको का विश्वास जीतना चाहती है, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रही है। मार्क्विस लेटर को देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर अब 10 क्राउन प्रिंसेस को उस कबूतर के बारे में पता कैसे चला और उसने ऐसा संदेश कैसे भेजा? बोलेनिको डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ यही औरत है जिसने बोलेनिको की जिज्ञासा को इतना बढ़ाने में सफल हुई। उस लेटर में आगे लिखा होता है, तो चलो शुरू करते हैं। एक सफेद घोड़े पे सवार नाइट्स जो ब्लैक मैंसन में फंसी एक राजकुमारी को बचाने आया। लेटर पढ़ने के बाद बोलेनिको स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, वो सच में काफी दिलचस्प औरत है। लुआन मनी मन सोच रही होती है, मुझे पता था कि मुझे इस महल को जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास कम से कम 2-3 दिन और होंगे। लेकिन क्या उसे सच में इतना जल्दी करने की जरूरत थी? इस समय लुआन शांत दिख रही होती है और वहाँ से जा रही होती है। सभी मेरे आश्चर्य से देख रहे होते हैं। लुआन मनी मन सोच रही होती है, उसने जरूर मेरे थप्पड़ मारने के तुरंत बाद मेरी शक्ति को महसूस कर लिया होगा। क्लाउड के लिए उसके भाव इतने विकृत हैं कि मैं उन्हें समझ भी नहीं सकती। हम हिना को देखते हैं जो कि बहुत उदास लग रही होती है क्योंकि लुआन महल छोड़ के जा रही होती है। लुआन अभी भी मनी मन सोच रही होती है, जो भी हो, अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। बोलेनिको लुआन का हाथ थामता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या आप महाराज को इंतजार करवाने वाली हैं? लुआन भी फेक स्माइल देते हुए बोलती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं सच में आभारी हूँ कि आपने इतनी जल्दी यहाँ आ गए। और मनी मन सोचती है, मुझे आश्चर्य है यहाँ पहुँचने के लिए आपने कितने घोड़े थका दिए होंगे। बोलेनिको लुआन को बग्गी की तरफ ले जा रहा होता है और बोल रहा होता है, तो सीधे बोलेनिको के साथ इंपीरियल पैलेस चलिए। लुआन बोलती है, हम सारा मजे खराब क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे नहीं जा सकती। ऐसा मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। मुझे देखना है कि मेरे पति का चेहरा पूरी निराशा में कैसे बदलता है। बोलेनिको ये सुनकर डेविल स्माइल देता है और बोलता है, कितनी क्रूर बात है। जाइए और जो करना है कीजिए प्रिंसेस। आपका सफेद घोड़े वाला सूरवीर यहीं आपका इंतजार करेगा। फिर हम प्रिंस क्लाउड को देखते हैं जो कि कुछ सोचते हुए बोल रहा होता है, क्या औरतों को आमतौर पे फूल पसंद होते हैं? तभी बटलर बोलता है, सभी को नहीं, लेकिन ज्यादा को होते हैं। प्रिंस बोलता है, उन्हें खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते और साथ ले जाना भी झंझट है, फिर भी उन्हें इतना पसंद क्यों किया जाता है? बटलर सोचता है, फिर बोलता है, क्योंकि वे सुंदर होते हैं, भले वो उपयोगी ना हो, उनकी मौजूदगी खूबसूरत और खुशी देती है। बस यही बात है। सबसे बढ़कर फूलों को पूरी तरह खिलने में समय लगता है। प्रिंस बोलता है, क्या ये किसी के भाव व्यक्त करने का कितना सुंदर तरीका है ना? और मनी मन सोचता है, वो भी कुछ ऐसी ही है। इस समय वो लुआन के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो बटलर से ऑर्डर देता है कि वो उसके लिए फूल लेकर आए। बटलर आश्चर्य से बोलता है, क्या मुझे गुलदस्ता तैयार करने का आदेश दे रहे हैं? मैं सीधा बाजार जा सकता हूँ। क्लाउड बोलता है, नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा और मैं नौकरों की बातें नहीं सुनना चाहता, तो बस चुपचाप जाकर तोड़ कर लाओ। बटलर बोलता है, हाँ, और कितना बड़ा होना चाहिए? पीछे से लुआन भी आ जाती है और ये सब चीजें देख रही होती है। प्रिंस बोलता है कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाओ। फिर वो लुआन की तरफ देखता है।
लुआन भी प्रिंस को ही देख रही होती है। फिर वो बटलर का नाम पुकारती है और बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि उसे प्रिंस से कुछ बातें करनी है। बटलर वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोच रहा होता है, ये पहली बार है जब मैंने अपनी लेडी को इतना गंभीर देखा है। फिर वो कुछ मेट्स को देखता है जो कि परेशान लग रही होती है। बटलर उनसे बोलता है, तुम यहाँ अभी तक खड़ी क्यों हो? फिर हम प्रिंस और लुआन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। लुआन बोलना स्टार्ट करती है और बोलती है, मैं यहाँ आई हूँ। फिर वो सैड हो जाती है। प्रिंस भी बस क्यूरियोसिटी से देख रहा होता है। लुआन बोलती है, आखिरी अलविदा कहने। प्रिंस आश्चर्य से बोलता है, अलविदा कहने? लुआन बोलती है, मुझे लगता है कि रॉक्सेनहार्ट में रहना मेरे लिए मुश्किल है। यह जगह बिल्कुल बंजर, गरीब और सूनी है। प्रिंस बोलता है, मैं अभी इसे दोबारा बनाने में लगा हुआ हूँ। मैं इस महल और स्टेट को पूरी तरह से बदल दूंगा। मैं आपको पूरी तरह से टाइटल, मैनेजमेंट और टेरिटरी देने वाला हूँ। आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। लुआन बोलती है, ये सब बहुत मुश्किल है। अब तक ये सब मेरे लिए बहुत कठिन रहा है। क्लाउड लुआन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, हम लगभग अंत तक पहुंच चुके हैं। और वो लुआन के हाथ को छूने जा रहा होता है। तभी लुआन बोलती है, क्या हम बाकी सबकी तरह, एक सामान्य पति पत्नी की तरह बस एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? और इस समय प्रिंस की आंखों में देख रही होती है और बोलती है, महाराज, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? और मनी मन सोचती है, मुझे नहीं पता, मैं शायद बेकार की बातें कर रही हूँ। फिर भी शायद मैं उसे सब कुछ बता सकती हूँ कि आज तक मैं धीरे धीरे उसका सारा दर्द अपने अंदर लेती रही हूँ और वही बीमारी जिसने मेरी बहन को मारा धीरे धीरे मुझे भी खा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसकी आंखों के सामने मर जाऊंगी। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो शायद हम इस मुश्किल को साथ मिलकर पार कर सकते हैं। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि बोलता है, प्यार के नाम पे कुछ भी मत दो। लुआन मुस्कुराती है, फिर मुंह फेर लेती है और बोलती है, आह, मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ महाराज, क्योंकि आप कभी मुझे अपने पास जगह नहीं देते और मैं इस बेजान स्टेट से भी तंग आ चुकी हूँ और इस महल से भी जो कभी साफ नहीं लगता, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। बटलर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा होता है। बोलेने को भी पीछे ही होता है और स्माइल कर रहा होता है। बटलर बोलता है, उसने कहा था कि वो मेरी लेडी को लेने आया है। शायद प्रिंस पोलेनको को देख लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ये सब उसकी शुरुआत से ही योजना थी? शुरुआत से? हाँ, मुझे कभी पता नहीं चला कि तुम पोलेनको या मार्क्विस कंपनी के लिए एक औजार हो। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। फिर वह स्माइल करता है और लुआन को जाने का परमिशन देता है और बोलता है, दोबारा कभी सामने मत आना, कभी नहीं। लुआन प्रिंस को जाते हुए देख रही होती है और मनी में सोच रही होती है, कितनी राहत की बात है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आखिरी पल तक भी नहीं। मैं अपने दिल के घाव अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा हाथ कहीं तुमसे दूर हो, भले ही किसी को कभी इसके बारे में पता न चले। इस हवेली और उस ठंड इंसान क्लाउड यूफ्रिस को अपने आखिरी परिवार के रूप में छोड़कर बस इतना ही काफी है। फिर हम पोलेनको को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है, फिर जोर जोर से हंस रहा होता है। उसके साथ लुआन भी होती है। पोलेनको बोल रहा होता है, अच्छा हो हम जल्दी निकल गए। हर एक चेहरे पे कितना मजेदार एक्सप्रेशन था। फिर वह अचानक से लुआन को किस कर लेता है। लुआन तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर वो पोलेनको को धक्का देकर हटाती है और फेक स्माइल देते हुए बोलती है, गाड़ी की दीवारें पतली है, नेट्स तुम्हें देख सकते हैं। पोलेनको भी स्माइल करते हुए बोलता है, ओह, मैं खुद को रोक नहीं पाया, वो एक सेलिब्रेशन वाला किस था। और मनी मन सोच रहा होता है, सोचो तो, पेलियस का खजाना आखिरकार मेरे हाथ लग ही गया और वो भी इतने आगेकारी हालत में। लेकिन तभी वो कोचवान को बोलता है कि गाड़ी ठीक से चलाए। धत, मैं को बुढ़ी औरत नहीं। फिर वो पोलेनको को मोशन सिकनेस क्यों हो रहा है? लुआन घबराते हुए पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पोलेनको फेक स्माइल देता है और लुआन के हाथ को टच करता है। लुआन अजीब तरीके से देखती है। तभी पोलेनको बग्गी से बाहर निकलता है। यह देख के सभी गार्ड्स घबरा जाते हैं। पोलेनको की हालत खराब होने लगती है और वो मनी मन सोच रहा होता है, अचानक से क्या हुआ? ये कैसा दर्द है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदरूनी अंग मोड़ दिए जा रहे हो। लुआन पोलेनको को ही देख रही होती है। गार्ड पोलेनको के पास आता है और पूछता है, महाराज, क्या आप ठीक है? लुआन डेविल स्माइल देती है और मनी मन बोलती है, अभी तो नहीं, ये तो सिर्फ उस दर्द का छोटा सा हिस्सा है जो मैंने तुम्हें देने वाली हूँ पोलेनको। फिर हम ब्लैक मैंसन देखते हैं जहाँ पे लॉन्सलॉट और एडी आपस में बातें कर रहे होते हैं। एडी बोल रहा होता है, सभी लोग खुले आंखों से धोखा खा गए, मुझे पता था ऐसा ही होगा, मैंने कहा था ना। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। लॉन्सलॉट उदास दिख रहा होता है और बोलता है, शायद एक गलत फहमी हो। एडी लॉन्सलॉट को समझाता है कि बेवकूफ न बनाए। सभी मेट्स उन दोनों को बातें करते हुए देख रहे होते हैं। एडी बोल रहा होता है,
तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? फिर हम मेड्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें करने लगती है और बोल रही होती है, मेरी लेडी ऐसे ही हवेली छोड़कर नहीं जा सकती। जो इंसान जाने वाला होता है क्या वो बगीचे की इतनी देखभाल कर सकता है? वे लोग रो भी रहे होते हैं और आगे बोल रहे होते हैं, उन्होंने हम सबके लिए इतनी दवाइयाँ पैक की। मेरी लेडी हाल ही में थोड़ी अजीब व्यवहार कर रही थी। जब वो इम्पीरियल पैलेस से लौटी उन्होंने मुस्कुराना बंद कर दिया था और उदास रहने लगी थी। मास्टर को लगभग जहर दिया गया। क्या पता महल में उनके साथ कुछ भयानक हुआ हो। और इसमें हिना रो भी रही होती है और आगे बोलती है, अगर सच में हमारी लेडी इस नाजुक हवेली से इसलिए भागी तो उन्होंने एक भी सामान पैक क्यों नहीं किया? उन्होंने सारे अपने गहने भी छोड़ दिए हैं, वो जो हमने साथ मिलकर चुने थे। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस जगह से कोई और संबंध नहीं रखना चाहती। वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले गई और वह बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर हमें उत्तर पश्चिम यूफ्रेटिस रॉक्सन हाट के बारे में बताया जाता है, जो कि एक बंजर इलाका होता है जो कि निर्वासन की जगह से भी बस्तर है। उत्तर में समुद्र, पश्चिम में रेगिस्तान और पूर्व में घना जंगल, बिल्कुल राक्षस का किला जैसा, जहाँ अवधस क्राउन प्रिंस ने अपने चाचा के सिंहासन सौंपने के बाद खुद को अलग थलग कर लिया था। एक ऐसी जगह जहाँ शाही परिवार और कुलीनों का नजर हमेशा उस पर बनी रहती थी और उसे नियंत्रण और दबाने के लिए उन्होंने पहले भी दुल्हनें भगाई। उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया था, जैसे इस जगह को छोड़ना ही सबसे जरूरी था। फिर हम लैंसलॉट को देखते हैं जो कि घबराया हुआ दिख रहा होता है क्योंकि सामने प्रिंस खड़ा होता है। वह भी उदास दिख रहा होता है। प्रिंस फूल के बगीचे के पास जाता है जिसे उसने लगवाया था। वो अपना स्वॉर्ड्स निकाल के फूल के बगीचों को नष्ट कर देता है और बोलता है, कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बस अपनी जगह पे वापस चला गया है, कुछ भी नहीं बदला सिवाय इसके कि अब मुझे काउंट रॉक्सन हार्ट की उपाधि मिलने वाली है। प्रिंस के इस बिहेवियर से हमें पता चलता है वो लुआन को बहुत प्यार करता था। वो उसके बिना रहना नहीं चाहता था। उसी ने उसके लिए फूल लगवाई थी, लेकिन अब वो है ही नहीं तो इस फूल का क्या काम, इसलिए उसे नष्ट कर देता है। हम देखते हैं प्रिंस मन ही मन सोच रहा होता है, कितनी राहत की बात है कि हम कभी प्यार नहीं कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही आगे का चैप्टर पब्लिश होता है मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप लोग इसे एंजॉय कीजिए।